विथ न्यू टॉपिक डीएनए लाइगेज एंड कंपोनेंट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग से हमने आई थिंक सो सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया टॉपिक डीएनए लाइगेज एंड कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, आखिरी के दो टॉपिक्स। तो डीएनए लाइगेज सबसे पहले समझते हैं डीएनए लाइगेज होता क्या है। तो डीएनए लाइगेज एक नाम से पता चल रहा है, लाइगेज यानी क्या होता है, गम। ठीक, सब साधारण सी भाषा में बोलोगे तो गम होता है। और डीएनए मतलब एज एक जेनेटिक मटेरियल है ये। तो डीएनए लाइगेज मतलब डीएनए को जोड़ने वाले गम को बोला जाता है डीएनए लाइगेज। सिंपल सी भाषा में अगर एज अ रिमेंबरिंग पॉइंट में रख के याद रखना है तो याद कर सकते हो। देखो डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए लाइगेज का मेन फंक्शन होता है कि ये ब्रोकन डीएनए को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या, ब्रोकन डीएनए को ज्वाइन करने के लिए। ये एक ब्रोकन डीएनए है, ठीक है, और एक ब्रोकन डीएनए इस तरह से है। इन दोनों ब्रोकन डीएनए को ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डीएनए लाइगेज। तो ये फाइनली अपना डीएनए कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा एज हम देखें। और इसे एक आसान भाषा में और बोल सकते हो कि दैट ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन को रिवर्स करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। ठीक है, कोई भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो या फिर डीएनए हो, उसको कट करने का काम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसे रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस बोला जाता है, उसमें कट करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का है। बट इसको जोड़ने का, अब ये कट कर रहा है तो इसे जोड़ने की जरूरत भी पड़ेगी। तो जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए लाइगेज। और बोल सकते हो अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज सेड टू बी अ डीएनए लाइगेज। डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, वही डीएनए लाइगेज उसे जोड़ने में मदद करता है। तो डीएनए लाइगेज, तो ये आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना लाइगेज क्या है, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है। हमेशा इस वर्ड पे फोकस करना, आखिरी के 3 वर्ड्स पे, तो उससे मालूम चल जाएगा काफी सारी चीजें कि ये क्या है, ठीक है, इसका नेचर क्या है। तो ये एक टाइप का क्या है, एंजाइम है। और ये क्या, ज्वाइन करने में मदद करता है, दो डीएनए को ज्वाइन करने में मदद करता है। तो ये आ जाएगी पूरी की पूरी कहानी डीएनए लाइगेज। एक आध एग्जांपल लिख लो, जैसे कि एक हम अपने कोर्स में बार बार यूज करेंगे T4 डीएनए लाइगेज। T4 डीएनए लाइगेज एज एक एग्जांपल लिख लो, ये सबसे फेमस है। नॉर्मल यूज करने के लिए एज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक्स में हम ज्यादातर T4 डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं किसी दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए तो जस्ट आगे बढ़ जाते हैं कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। स्टार्ट करें। राजू जल्दी आ, बहुत प्यार करता था उसी में ना। स्टार्ट करें। तो इस नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो आई थिंक सो डीएनए लाइगेज क्लियर है इसका टॉपिक, और स्टार्ट करते हैं इसी में कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, मतलब 4 टॉपिक्स हमें कवर करना था जो कि पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को करता है। तो आखिरी है कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हमने रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन कर भी लिया, रिकम्बिनेंट डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की भी मदद ले ली। अब प्रॉपर हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो चुका है। अब उस रिकम्बिनेंट डीएनए को फर्दर हमें यूज करना है किसी भी नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर करने के लिए। मतलब नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर करेंगे जो कि उसे रिप्लिकेट करेगा, जिसको उस डीएनए की जरूरत पड़ेगी और जिसे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाए, उसी को बोलते हैं हम कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया से हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, बहुत सारा एंजाइम चाहिए, ठीक है, एज अ डिजायरेबल प्रोडक्ट में। तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन किए। अब उस रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन करने के लिए जो कि एंजाइम्स की प्रोडक्शन करते हैं बॉडी पे, तो हम उसे पास करा देंगे बैक्टीरिया। एज बैक्टीरिया ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिप्लिकेट करते हैं, वो अपना नंबर एकदम मिनटों में, लाखों में कर देते हैं। अभी 10,000 हैं तो जस्ट 10 सेकेंड बाद 1 लाख हो जाएंगे,
फिर 10 सेकंड बाद 1 करोड़ हो जाएंगे भाई, इतना तेजी से। ठीक है, तो इतना तेजी से कोई और डिवाइड नहीं होते हैं एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिवाइड होते हैं, क्योंकि उसमें आरएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ज्यादातर आरएनए प्रेजेंट रहता है और ज्यादातर डीएनए भी प्रेजेंट रहता है, बट डीएनए एज वो उतना स्टेबल नहीं रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए उनमें रिप्लिकेशन भी तेजी से होता है। तो ये सारी बातें बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके हम रिकम्बिनेंट डीएनए की ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? हमें बोलते हैं कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो ये आ जाएगा कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो कंपोनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने का भी बहुत सारी मैकेनिज्म है। देखो, कोई भी सेल में आप डीएनए ऐसे ही नहीं घुसेड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं इंसर्ट कर सकते, ऐसे ही नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता, क्योंकि एज डीएनए क्या है? एक टाइप का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब कोई भी सेल हो, मान लेते हैं ये एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है बीचों बीच। अब ये सेल हमेशा रिस्ट्रिक्ट करेगा कोई भी चीज इसमें एंट्री करेगी, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और दूसरा इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे प्रेजेंट है जो से रिसेसिव एजर रिएक्ट करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक, और दूसरी बात, अगर मेन चीज बात बोलूं तो डीएनए एक हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होता है। हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट जिन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ऐसे टाइप के। तो ऐसे और जैसे इस टाइप के कंपोनेंट्स को भी सेल इजीली किसी भी चीज में अपने अंडर पास नहीं होने देता है। तो ऐसा अब क्या किया जाए? तो जिसके कारण ये इंट्रोड्यूस कर सके हम एक हाइड्रोफिलिक रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में। तो इसके लिए कुछ फॉलोइंग मेथड्स है, कुछ केमिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो एज अ कुछ फिजिकल मेथड भी है, और कुछ एज अ पैथोजेनिक मेथड्स भी है। पैथोजेनिक मेथड मतलब ऐसे मेथड जिसमें हम वायरसेस, बैक्टीरिया का यूज करके हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉम्प्लीटेंसी। क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लीटेंसी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि फोकस करता है एट अ वर्ड में। देखो, कॉम्प्लीटेंसी क्या होता है कि दैट कोई भी सेल कितना डिजायर है किसी भी नेक्स्ट चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को, या फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म गलत वर्ड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट कंपोनेंट को बोलो, कंपोनेंट। तो नेक्स्ट कंपोनेंट को कितना डिजायर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसे उसकी कॉम्प्लीटेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो उसी लिए हमें सेल को कॉम्प्लेंट क्या बनाना पड़ेगा? कंपोनेंट बनाना पड़ेगा कि एज वो उन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर सके। तो उसके लिए फॉलोइंग मेथड से पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल, CHEMI, केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में क्या होता है? देखो, केमिकल मेथड एज एनिमल्स के केस में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। ठीक, केमिकल मेथड में यूज क्या किया जाता है? सबसे पहले जो भी हमारे पास टारगेट सेल है, मान लेता हूं ये मेरे पास टारगेटेड सेल है। अब इस टारगेटेड सेल को हम सबसे पहले एक डाइवैलेंट कैटायन, ठीक है, डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे। जैसे कि डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे, ठीक है, एज कैल्शियम ही ले लो। ठीक है, CaLCium, कैल्शियम ही ले लो एज एग्जांपल में। डाइवैलेंट कैटायन का बेस्ट एग्जांपल कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम भी एक है, तो कैल्शियम ही ले लो। ठीक है, तो डाइवैलेंट कैटायंस का यूज करते हैं एज लाइक ए कैल्शियम। ठीक है, अब इसके बाद ट्रीट करने के बाद अब इसका नेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं एज कैल्शियम के साथ ट्रीटिंग क्यों किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखो, कैल्शियम के साथ ट्रीट करने का सिर्फ एक ही चीज है कि उसमें जो भी पोर्स साइज है, हर एक सेल्स में ना कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उस पोर्स का जिससे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे न्यू कंपोनेंट्स उसमें ऐड अप हो सके। ठीक है, हमारे हेयर में, स्किन में भी देखोगे तो छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। हेयर्स के जहां से हेयर निकले वहीं से पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पोर्स सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो उस पोर्स की
साइज को इंक्रीज करने के लिए हम उसे डाइवैलेंट कैटायंस के साथ ट्रीट करते हैं, तो इसके कारण पोर्स की साइज काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक, अब पोर्स की साइज इंक्रीज करने के बाद नेक्स्ट, अभी भी प्रोसेस उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है, उतना ज्यादा है डिजायरेबल नहीं हुआ है कि हम उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर सकें। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा इसी में कि इसकी रिएक्शन हमें करना पड़ता है आइस के साथ। आइस के साथ हम रिएक्शन, आइस के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। आइस के मतलब आइस के साथ रिएक्शन करने का मतलब है आइस के साथ इस सेल को ट्रीट करते हैं। जो भी सेल अपने पास एज अ कंपोनेंट सेल रहेगा, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उस सेल को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे आइस के साथ, आइस के कंटेंट में। इसके बाद आइस के कंटेंट के तुरंत बाद उसे हम 42 डिग्री टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, उसे फिर से हीट करना चालू करेंगे। पहले क्या किया हमने, ठंडा किया, फिर गर्म करेंगे, फिर गर्म करने के बाद फिर से ठंडा करेंगे आइस के साथ, फिर से गर्म करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस वन बाय वन करते रहेंगे। वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने स्टेप्स तक जाता है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइस के साथ रिएक्शन के मान लेते हैं ये स्टेप आखिरी है, ठीक है, 1 गए, 2 गए, 3 गए और ये 4 गए, 4 पे स्टेप एंड हो गया। मान लेते हैं एक नॉर्मल सेल है तो, ठीक है, बैक्टीरिया का, तो यहीं पास प्रोसेस रोक देंगे। अब यहां पास अटैक कराएंगे इसके ऊपर, मतलब ये भी जो भी अपने पास है 5th स्टेप मान लो इसको, ठीक है। 5th स्टेप में हम इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए को इसमें पास कराएंगे। अब इजीली ये रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करने के बाद ये न्यूक्लियस पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर जीन के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए। तो ऐसा यहाँ तो बैक्टीरिया, हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ये डीएनए के साथ किसी कंपोनेंट में जुड़ जाएगा और वहां रिप्लिकेशन होना चालू हो जाएगा और हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलते रहेंगे बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन के थ्रू। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस केमिकल मेथड के थ्रू। केमिकल मेथड समझ आया, टेंशन मत लेना, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो जस्ट इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड जिस तरह से होता है उसी तरह से नॉर्मली फिजिकल मेथड भी होता है। तो फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड में हम इसी तरह का पूरा प्रोसेस अपनाते हैं, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। मतलब उसमें भी हम रिकम्बिनेंट डीएनए को आखिर में ट्रांसफर करेंगे ही, बट थोड़े अलग तरीके से। रोल अलग होना चाहिए थोड़ा भाई, हर बार एक ही चीज पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड, तो फिजिकल मेथड में क्या होता है, फिजिकल मेथड में नॉर्मल हम एज अ जो भी टारगेट सेल रहता है, उस टारगेटेड सेल को हम एज उसको अंडर मतलब अपने पोजीशन पे रखते हैं, और इसमें हम कोई फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिजिकल मेथड्स में क्या हो जाएगा, जीन गन मेथड हो गया, ठीक है। अब जीन गन मेथड में क्या हो गया कि हम एक फोर्सफुली डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू हम न्यूक्लियस में ही रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसपोर्ट कर देंगे, यानी इंट्रोड्यूस करा देंगे, करेक्ट वर्ड इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो मतलब फिजिकल मेथड में क्या होता है, फिजिकल का मतलब ही होता है बाय अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है। नॉर्मल केमिकल में क्या था, हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे, वो केमिकल से सारा का सारा काम करे दे रहे थे, ठीक है। बट यहाँ फिजिकल मेथड में हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे एज किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, और डायरेक्टली रिकम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्शन में लेंगे और न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करा देंगे। समझ आए, इंजेक्शन। तो ये आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या आता है, जीन गन मेथड, और एक इसी में और बहुत ज्यादा फेमस आता है हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है। हीट शॉक ट्रीटमेंट, सॉरी, वो एज अ केमिकल मेथड में ही आता है। जो हमने केमिकल मेथड में पढ़ा था कि दैट हम उसको पहले आइस के साथ कराते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को कॉमनली क्या बोला जाता है, नीचे में लिख लेना, उसको बताना भूल गया था, सॉरी, हीट शॉक मेथड बोला जाता है, ठीक है। हीट शॉक मेथड, वो केमिकल मेथड वाले में लिख लेना। चलो, तो ये थोड़ा सा रोकना पड़ेगा राजू, फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक ओनली। तो हमने पीछे सबसे पहले समझ लिया था कि क्या होता है कि हम फिजिकल मेथड से किस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी भी सेल में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड में क्या आता है, एक तो माइक्रो इंजेक्शन जोड़ लो,
माइक्रो इंजेक्शन जोड़ लो और दूसरा इसी में जीन गन मेथड जोड़ लो। ठीक है, जीन जीन गन मेथड। तो ये मेनली दो आ जाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल मेथड में और अपने कोर्स में भी है। ठीक है, इसे जीन गन मेथड को बायोलिस्टिक मेथड भी बोला जाता है, बायोलिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है कि हम डायरेक्टली रिकम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्शन के थ्रू न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं, उसे बोला जाता है माइक्रो इंजेक्शन। अब नेक्स्ट आता है इसी में जीन गन मेथड। जीन गन मेथड एक और स्पेशल केस है। इसमें हम कोई भी एक फाइन पार्टिकल को लेते हैं या फिर जिसे माइक्रो पार्टिकल बोल सकते हो, जिसको माइक्रो पार्टिकल तक डिवाइड किया जा सकते। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स को लेते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे माइक्रो पार्टिकल्स में बात कर लो गोल्ड एंड टंगस्टन। ठीक है, इन सबके माइक्रो पार्टिकल्स को हम लेते हैं गोल्ड या फिर टंगस्टन, टंगस्टन लिख लेना। ठीक है ना, दो चीजों को ले लेते हैं। अब इसके ऊपर इसी के ऊपर डीएनए की रैपिंग कर देते हैं, इस तरह से डीएनए की रैपिंग कर देते हैं। मतलब मैंने ये लिया, मान लेते हैं ये अपने पास ये है। अब इसके ऊपर मैं डीएनए की इस तरह से परत लगा दूंगा। ठीक है, किस चीज का, रिकम्बिनेंट डीएनए की एक परत लगा देंगे। अब रिकम्बिनेंट डीएनए की परत लगाने के थ्रू बाद हम इसे एक बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से एक टारगेटेड डीएनए के न्यूक्लियस पे फोर्स करेंगे। टारगेटेड न्यूक्लियस के अरे यार लाइट भी ना, चलो आगे बढ़ते हैं, लाइट आ गई। अब जस्ट तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, जस्ट हम और माइक्रो इंजेक्शन तो जस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जीन गन मेथड, जीन गन मेथड में हम कोई भी एक गोल्ड या फिर टंगस्टन का एक माइक्रो पार्टिकल लेते हैं। माइक्रो पार्टिकल के ऊपर डीएनए की रैपिंग करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए की रैपिंग करते हैं और उसे एक हाई वेलोसिटी के थ्रू सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करा देते हैं। अब जैसे ही वो सेल के न्यूक्लियस में पहुंचेगा, वहां क्या हो जाएगा, डीएनए के साथ रिकम्बिनेंट बनाना चालू कर देगा, मतलब उसके साथ ज्वाइन होके रिप्लिकेट होना चालू हो जाएगा। बस यहीं तक तो अपना प्रोसेस था और बाकी अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगे प्रोसेस तो काम करेगा ही, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। तो उससे पहले जीन गन मेथड समझ आ गया, जिसे बायोलिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। ठीक, कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड भी कंप्लीट कर लिए। आखिरी मेथड है अपना पैथोजेनिक मेथड, पैथोजन मेथड। ठीक, पैथोजन मेथड में क्या होता है, पैथोजन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पैथोजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल भाषा में पैथोजेंस कौन से होते हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसे पैथोजन बोला जाता है। तो कौन इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, तो इन सारे चीजों का, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेल्स में हम क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये किसी भी सेल के अंदर एक वायरस बहुत आसानी से और बहुत तेजी से स्प्रेड करके उस सेल के न्यूक्लियस तक अटैक मार सकता है। बट नॉर्मल अगर कोई चीजें बात की जाए, नॉर्मल आप मेथड से भेजना चाहो तो नहीं हो सकता उतना, पर वायरसेस बॉडी पे ज्यादा तेजी से इन्फेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर वायरसेस या फिर कुछ बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल करते हैं हायर एनिमल्स के केस में। अब वायरसेस और बैक्टीरिया तो हम किसके केस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वायरसेस और बैक्टीरिया के ही केस में। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के केस में तो ऐसा है नहीं, हम वायरसेस बैक्टीरिया को हायर एनिमल्स के केस में यूज करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, तो ये सारे के केस में इस्तेमाल किया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि दैट माइक्रो इंजेक्शन का केस और जीन गन मेथड का केस, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन का हम यूज करते हैं किसके लिए, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक, तो डायरेक्टली हम सेल्स के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कराते हैं। और बेस्ट आता है जीन गन मेथड, ये सेल्स, नॉर्मल एनिमल सेल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली कंपोनेंट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स आपके लिए क्लियर होगा किस तरह से हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अगर कंपोनेंट नहीं है तो उसे हम जबरदस्ती फिजिकल केमिकल मेथड से क्रिएट करते हैं। तो ये वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले लेक्चर पे जस्ट इसी के बाद, और जहां हम बात करेंगे कि किस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए एक पूरे का पूरे शुरू से अभी तक जितना पढ़े हैं ना, पूरा का पूरा एक प्रोसेस में, पूरे एक सीरीज में किस तरह से
आखिरी में इसमें हमने पढ़ा कि रिवर्सिबल ट्रांसपोर्ट कर दी, अब कैसे प्रोडक्शन होती है वो नहीं पढ़ा भी। तो जस्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसे सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।